जाना ज़रूरी है दाद। नूरुलैन डोर नॉक करती पैकिंग करते उसकी पुश को देखते अफसरदा लहजे में पूछने लगी। दाद ने आवाज़ पर मुस्कुराहट रोक कर एक गहरा सांस खारिज करते मुड़ा। कहीं इस अफसरदी के पीछे मोहब्बत तो नहीं? शरारत आंखों में सजाए वो बोला। हमेशा बकवास सी करते रहना। मैं इससे अफसरदा हूँ क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा बात ही किससे करती हूँ। बुरहान तो देखकर मारने को ढूंढता है। बुराई आवाज़ से वो नसें अपने हाथ पर जमाए सीधा दाद के दिल में उतर रही थी। अब बोर अम्मी से करना, बुरहान से। अगर होलोलैंड को कोसने की बजाय बात करोगी तो वो ज़रूर तुमसे बातें करेंगे। वो चलता हुआ उसके सामने आया तो नूरुलैन ने मुंह बनाया। उससे तो मैं हर हाल में बुरी लगती हूँ। वो बड़बड़ाई तो दाद हंस पड़ा। जाओ मरो। तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारे वो दोस्त अजीज हैं जो सर्दियों के उस पार बैठे तुम्हें सिर्फ इशारा कर रहे हैं। क्या हो, हमें तुम्हारी याद आ रही है। मिलना है, कुछ वक्त गुजारना है और तुम दौड़े चले जा रहे हो। बेवकूफ ना हो तो मैं तो जैसे तुम्हारी दोस्त नहीं। नूर गम और गुस्से से कहती मुड़ी कि दाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी भी तो सुनो भोनी, या सिर्फ अपनी ही सुनाने आई थी? नूर ने मुंह फुला कर देखा तो दाद। क्या सुनो? हार खाने वाले अंदाज से पूछा तो दाद ने डरने की एक्टिंग की। अब वो उससे कैसे बताता कि कितनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है जिसके लिए हजारों में एक चुना जाता है। वो क्या बताता उसे कि वो पाक आर्मी में सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग पर जा रहा है। दूसरे मुल्क दोस्तों से मिलने जाने का तो सिर्फ बहाना था। असल में तो अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा था जो उससे अपने चाचा चाची की कब्र पर सर रख कर देखा था, जो उससे मासूम हुरुलैन के गायब हो जाने पर देखा था। वो ख्वाब जो नूरुलैन के माँ बाप बहन से बिछड़ने पर आंसुओं में देखा था, उस ख्वाब को पूरा करना चाहता। जो ख्वाब उससे अपने भाई को रातों में सजदों में सिसकते देखा था, तो कैसे वो ख्वाब पूरा ना करता। जाना ज़रूरी है, फिर कुछ ही तो वक्त की बात है, लौट आऊँगा। उसका हाथ छोड़कर वो वापस वार्डरोब की तरफ मुड़ गया और नूरुलैन जो आसपाई नसों से देख रही थी कि अभी कहेगा तुम्हारे सिवा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। पर उसके बदले इतने आम लफ्ज़ों में अपनी बात कहकर मुड़ जाना नूर को गुस्से में सुर्ख कर दिया। जाओ, मैंने कब रोका है, मर जाओ वहीं। मैं तो पैदा ही इसीलिए हुई हूँ कि सब मुझे छोड़कर जाएं। वो रोती हुई बोलती मुड़ी तो दरवाजे पर खड़े बुरहान की गुस्से भरी नजरों में देखकर खामोश हो गई और नसें झुका ली। तुम्हें ज़रा सी अकल है? वो सफ़र पर जा रहा है और तुम उससे बद्दुआएं दे रही हो। पागल हो? गुस्से से दरजदगी से कहते वो अंदर दाखिल हुआ तो नूर सहम गई। भाई क्या कर रहे हैं? मजाक कर रही थी। दाद बुरहान को नूर पर गुस्सा करते देखकर एकदम उड़ा और बुरहान से बोला। इस लड़की को बद्दुआएं देने के अलावा और आता ही क्या है जो तुम मजाक की बात कर रहे हो? नफरत से देखते बुरहान बोला तो नूर का आंसू नीचे फर्श पर गिरा। दाद तड़प उठा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, नूर तो मजाक कर रही थी, सच्ची। वो गुस्से से देखती नूर को जाने का इशारा करते बुरहान से बोला। मैं मजाक नहीं कर रही थी। नूर दांत पीस कर कहती रूम से भाग गई तो दाद ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। देखा कितनी बदइखलाक है, जरा जो तमीज हो इस लड़की में। वो सबसे मुठियां भींच गया। दाद ने गहरा सांस लेते अपना बैग पैक किया और नीचे रखा। चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया है, अम्मी अब्बू से मिल लो। बुरहान उसे साथ लगाते पीठ थपक कर बोला और वहां से निकलता चला गया। दाद ने मुस्कुराते एक नजर उस आंसू पर डाला जो नीचे पड़ा था और उसकी उसी पर नजर टिकी थी। मुस्कुराते आगे बढ़ा और उस मोती को उंगली पर उठाकर अपनी काली चमकती आंखों के सामने किया। जहाँ इतनी तकलीफात सही हैं वहाँ ज़रा सी ये भी बर्दाश्त कर लो। इसके बाद तुम्हारा दाज सिर्फ तुम्हारे पास होगा। उस मोती को लबों से लगाते वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराया और बैग उठाकर कमाल साहब और नाराजी आसिया बेगम से माफी मांगते साथ प्यार लेता एक नजर नूरुल ऐन के बंद रूम पर डालकर वहां से निकलता चला गया बुरहान के साथ एयरपोर्ट की तरफ। अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही कॉल करना। बुरहान उसे गले लगाते बोला। आप भी। और मैं जब आऊँ तो खुशखबरी के तौर पर आपको एसपी के ओहदे पर देखूं। दाद उसे खुद में भींचते बोला जिससे हुरैन के बाद मुस्कुराना ही छोड़ दिया था, जैसे मुस्कुराहट का उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। इंशाल्लाह। और तुम फालतू में ही अपनी तालीम का नुकसान करते दोस्तों के पास जा रहे हो, ये तो बाद में भी चलता रहेगा। अभी तो अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। वो मुस्कुराते बोला तो दाद उसकी खूबसूरत मदर मुस्कुराहट को देखता रहा। यही तो लाइफ है, इंजॉय करने की। फिर तो अब्बू का बिजनेस संभाल कर वक्त कहाँ मिलने वाला है। उसे सर खुजाते कहा तो बुरहान ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अनाउंसमेंट होने पर वो मुस्कुराता हाथ हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया और बुरहान मोहब्बत से उसकी पुश को देखता। उसके जाने के बाद वहां से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। अमेरिका की फ़्लाइट टिकट कैंसिल करवा कर वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट से
शाम के वक्त वहाँ पहुंचा और एक आदमी के हाथ में अपने नाम का बोर्ड देखकर उसके सामने खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद अलिफ अलवी। उससे कहते अपना कार्ड आगे किया। वालेकुम सलाम। उस आदमी के पीछे चला आया और एक गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर उससे मोबाइल ऑफ किया और मुस्कुराते मोबाइल जेब में रखते गहरा सांस लेते सच सीट की पुष्ट से दिखा दिया। कहर जमान। तमस और भरी नजर ब्लैक किंग ने सामने खड़े गुस्से से भरे सामान पर डाली जो आज 4 सालों बाद हारा खड़ा था। उससे जो अलग से 5 लड़के लिए थे, उन 2 आदमियों की जगह के लिए एक एक करके सब अपनी सांसों से रिश्ता तोड़कर आंखें मूंद गए थे। मुझे एक और मौका चाहिए किंग, और तुम्हें देना होगा। सामान गैस और गजब ठाड़ा। हाँ हाँ, चाहे जितने ले लेना, पर जो जश्न मैंने अपने महल में रखा है, ब्लैक किंग की बढ़ती तंजीम और दूसरी दुनिया की खतरनाक माफिया गैंग से ताल्लुकात बढ़ाने पर, उसके बाद तुम्हें मौका दूंगा, जितनी दफा चाहो। उससे मुकरू और कहका लगाते कहा तो जमान नासमझी से देखने लगा कि अगर वो उसे मौका दे रहा है तो हंस क्यों रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है किंग? असल बात बताओ। बिफर कर बोला। और तुम्हें पता है, इस गैंग का इंटरेस्ट मेरे पीस में है, जिसका खौफ अब दुनिया पर छाया हुआ है, और इस आने वाले जश्न में वो उससे मिल रहे हैं। तो सोचो, किंग कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो उसकी रखेल भी तो हसीन होनी चाहिए इस जश्न में, जिससे वो सबका तारुफ करवाएगा, और तुमसे भी। वो कहता सामान को साकित छोड़कर दूसरी तंजीमों से आज की मीटिंग में चला गया। ब्लाइंड ब्यूटी। मुस्तनद इतला के मुताबिक जावेद राठौर ही ब्लैक किंग है और जमान चौहान उसका साथी। ये दहशतगर्दों की तंजीम पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक पर अपनी दहशत के पंजे गाड़ना चाहती है, जो किसी हद तक कामयाब भी रही है पीस के वसीले, जिसका खौफ अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दूसरे ममालिक पर भी छाया हुआ है। ISI के ऑफिस में उस वक्त खुफिया मीटिंग में कर्नल वजाहत की आवाज़ गूंजी और उस खुफिया मीटिंग में मेजर शहरियार, कोड नेम शेर, कैप्टन फहद, एजेंट महक और एजेंट अलिफ भी मौजूद थे। ये अब दुनिया भर में फैली दहशतगर्दों की तंजीम है, जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से नौजवान लड़कों को अगवा करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिसका सबूत हमारे सामने है। 20। कर्नल के कहने पर मेजर शहरियार ने रेड कवर फाइल टेबल पर रखी और ब्रिगेडियर के बाद डिप्टी डायरेक्टर ने उठाकर फाइल में मौजूद 20 के बायोडेटा पर नजरें फेरने लगे। शहरियार की नजरें उनकी आंखों पर टिकी थीं, जहां गुस्से और अफसोस के तासुरात नुमायां थे। पर अब इनकी तंजीम सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं, बल्कि नौजवान लड़कियों को भी किडनैप करके मुख्तलिफ ममालिक में फ़रोख्त करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ही दिनों में जावेद राठौर के घर में जश्न है, जहां दुनिया भर के दहशतगर्दों की तंजीम के साथ माफिया किंग भी शामिल हो रहा है, जिसका इरादा 20 को देखना और उसके जैसे दूसरे हैवानों को वजूद में लाना है, और उसके बाद ब्लैक किंग और माफिया किंग मिलकर पूरी दुनिया पर अपनी दहशत से हुकूमत करें। इससे पहले कि ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हों, हमें इनके नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिलाना है। अंडरस्टैंड? यस सर। मेजर शहरियार की आवाज़ के साथ बाकियों की आवाज़ साथ गूंजी। मीटिंग ख़त्म हो गई थी। उन्हें कल अपने हथियारों को लेने का कहते और मेजर शहरियार सीक्रेट एजेंट अलिफ के साथ कल अपने इसी मिशन पर तफसील डिस्कस का अपने खुफिया फ्लैट का कहते वहाँ से चला गया। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। कैसे भी करके माफिया किंग और ब्लैक किंग के साथ उनके नापाक असाइम को मट्टी में मिलाना था। अलिफ अपनी साइलेंट मोबाइल पर बुरहान की कॉल देख कर बाहर निकल आया। जी भाई। मोबाइल कान से लगाते हुए वो बोला, कहाँ हो तुम? पहले 2 साल गायब रहकर पेट न भरा, जो फिर मरी जाने का पैगाम छोड़ा है। बुरहान जो भी ऑफिस से आकर बैठा था, कमाल साहब की दाद के ने मुतालबे पर दाढ़ी सुनकर उसे कॉल करने लगा और कुछ देर बाद उससे कॉल पिक की तो गुस्से से बोला, भाई प्लीज़ हेल्प। वो छोटे बच्चे की तरह मिनमिनाया तो उसकी आवाज़ पर बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। नो दाद, इस बार मेरी हेल्प नहीं मिलेगी। तुमने पिछली बार जितना हमें तड़पाया था, इस बार मैं ज़रा भी हेल्प नहीं करूँगा, माइंड इट। वो मस्नूई सख्ती से बोला, पक्का? उससे यकीन दहानी चाहिए। हम्म। बुरहान ने सर हिलाया। ठीक है, जब वहाँ मेरी खुशी किसी को अजीज नहीं, तो मेरा आना किस काम का? अब जब तक आप अब्बू को मना नहीं लेते, मुझे कोई आने का ना कहे। दाद ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी बगैर बुरहान की अरेरे सुने। उसके बाद भी बुरहान ने कॉल्स की पर दाद ने रिसीव नहीं की और फिर थक हार कर बुरहान ने ओके ठीक है, आओ खदे करता हूँ कुछ। दाद बढ़कर कहका लगाकर उठा। जानता था उसका भाई कितना प्यार करता है उससे।
और दाद ने बुरहान के मैसेज पर जज्बात में किस करते हुए मोबाइल जेब में रखी और अपने घर की राह ली। शहरयार ने जब घर में पाँव रखा तो रात के डिनर का वक्त हो रहा था और हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल से अहमद साहब की उसकी गैर मौजूदगी में बड़बड़ाहट ज़ोरों शोर से जारी थी। उससे मुस्कुराहट रोकते अपने रूम की जानिब कदम लिए और जल्दी से फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र और ग्रे शर्ट जो उसके चौड़े सीने से चिपकी हुई थी पहनी। बालों में ब्रश फेरकर वो मुस्कुराती पूरी आंखों में अपने डार्लिंग के अक्स को समाये रूम से बाहर निकला। पापा, भाई आ गए। हुरिया ने शहरी को देखकर चहकते कहा तो दारब ने अहमद साहब की नागवार नजरें शहरी पर देखकर मुस्कुराहट छुपाई। विशाल ने उसे अपने भाई की बेइज्जती पर मुस्कुराते देखकर नाक सुकड़ा। अलबत्ता परी जो हमाद साहब के साथ बैठी थी, हुरिया की आवाज़ से बेसाख्ता ही नसें उठाईं और इतने सब लोगों की मौजूदगी में उसकी मुस्कुराहट पूरी आंखें खुद पर मरकूज देख कर वो अंदर तक काम कर रह गई। ना चाहते हुए भी उससे आयमा बेगम के दुपट्टे को झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम। परी के नसें झुकाने पर वो नापसंदीदगी से उसे देखकर सलाम करता उसके सामने ही बैठा। सबने उसके सलाम का जवाब दिया सवाए परी के। कहाँ थे सुबह से? अहमद साहब तो वैसे खाने की टेबल पर बोलने के सख्त खिलाफ थे, पर अपनी ये नालायक औलाद उसे इसी वक्त कभी कभी हाथ आती थी। बाद में बात करना अहमद, अभी बच्चे को खाने दो। हमाद साहब ने मुंह की तरफ जाते शहरी के रुके हाथ को देखकर बोला। नहीं भाई, पूछने दे, मैं तंग आ गया हूँ इसकी घर से मुसलसल गैर हाजिरी पर। कितने कितने दिन घर से गायब रहता है, कोई पूछता ही नहीं। वो मुश्किल गुस्सा दबाकर बोले। सब खामोशी से दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। अहमद। हमाद साहब परी की सफ़ेद रंगत देखकर कुछ दबे हुए लहजे में सरसनिश करते हुए बोले कि ना चाहते हुए भी अपनी मासूम बेटी को देखकर अहमद साहब खामोश हुए। आप खाना खाओ बेटा। हमाद साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा तो डुबडुबाई आंखों से सही ला गई। शहरी ने दिलचस्पी से मुंह से पानी का गिलास लगाते उसे देखा जो मुश्किल कामते हाथों से नवाला मुंह में डाल रही थी। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसके पास हॉस्पिटल में था। जानबूझकर नीचे गिरा स्पून को उठाते उससे अपनी आंखें नीचे ही तो सामने ही उसके सफ़ेद पाँव थे। शहरी ने मुस्कुराहट रोकी और सर ऊपर उठाया। उसकी गैर हाजिरी की वजह सुनते आयमा बेगम निहाल हो गई अपने सबूत पर। हमाद साहब भी मुस्कुराए सवाए अहमद साहब के जिसे उसका बहाना झूठा ही लगा। खुद को बचाने के लिए हमेशा ही सबको मार देता था। अभी कैसी तबीयत है तुम्हारे दोस्त की? हमाद साहब ने पूछा। ठीक है। मुंह में निवाला डालते हुए बोला और स्लीपर से अपना पाँव आजाद कराते उसे सीधा परी के नर्म और नासिक पाँव पर उंगलियां फेरी कि परी की उस लम्स से सांसें उखड़ गईं। बेसाख्ता ही उसे खांसी का दौरा पड़ा। बिस्मिल्लाह, आयमा बेगम ने फिक्रमंदी से कहते उसकी पीठ थपथपाई जो भीगी आंखों से कांपते होंठों से शहरी के लम्स से खौफसदा हो रही थी। पर वो ऐसे खा रहा था जैसे कुछ था ही नहीं या सालों का भूखा हो। तुम ठीक हो अब? आंसू रुकते देखकर हुरिया ने पूछा। उसे लब सख्ती से दबाकर अपना सर हिलाया और अपना पाँव आजाद करवा ना पा रही थी उसके लम्स से जिससे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। मैंने खा लिया, वो कहती उठ खड़ी हुई तो शहरी ने अपना पाँव पीछे कर लिया। नहीं बेटा, अभी निवाले ही कितने लिए हैं, ठीक से खाओ वरना रात को भूख लगेगी। आयमा बेगम के कहने पर परी ने बेसाख्ता ही नफी में सर हिलाया तो सबका सर शहरी की जानिब घूमा जो खामोशी से ऐसे खाना खा रहा था जैसे बेरा हो। अच्छा बेटा जाओ, हुरिया खाना लेकर आती है। हमाद साहब ने उसका डर समझते हुए जाने की इजाज़त दी तो एक पल के लिए भी रुके बगैर वो वहाँ से भाग गई। शहरी के लबों पर तबस्सुम फैला जिसे वो बड़ी महारत से छुपा गया। शहरियार का प्लान तैयार था, वो सब तैयार थे अपने हथियार लिए। मैप में बलूचिस्तान में जावेद राठौर के महल के नक्शे पर ब्लैक मार्कर से गोल करते बलूचिस्तान के नवाही गांव के करीब एक घर में मौजूद तहखाने और उससे कुछ किलोमीटर दूर बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली खुफिया जगह पर मार्क करते उससे मैप फोल्ड किया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। प्लान के मुताबिक हम अलग अलग जाएंगे और याद रहे, अगर कोई भी पकड़ा गया तो वो हमें नहीं जानता, ओके? मेजर शहरियार ने एजेंट अलिफ, एजेंट महक, कैप्टन फाहद को मुहातिब किया जो अलर्ट सुनते यकजुबान बोले। यस सर। उनके जश्न का दिन परसों है तो जावेद राठौर ने पूरी तरह से अपने आदमी फैला लिए होंगे, हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। और हाँ, अलग वक्त, तीनों फ्लाई करोगे, अंडरस्टैंड? यस सर। और फिर उससे किसी प्लान की बाबत किसी तरह के सवाल का पूछा पर उन्होंने नफ़ी की तो शहरियार ने सर हिला दिया। गुड लक। शहरियार कहते अपने फ्लैट से निकलता चला गया
और पीछे अलीफ अपने दोनों साथियों से हाथ मिलाता ऑल दी बेस्ट कहते वहां से निकला। जमान चौहान। उसे नाम लेते हुए अपनी मुट्ठियां भींची। महल से निकलते वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर बाद वो शहर से निकलकर गांव के कच्चे रास्तों पर गाड़ी उतारी। वो सिगार के गहरी कश लेता आराम से बैठा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। किंग गाड़ी से निकलकर बाहर आया और कोट के बटन बंद करता अपने स्याह लबों पर मुस्कुराहट सजाए उससे कदम आगे बढ़ाया। उससे आने का किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ सामान और लड़कों को ट्रेनिंग देने वालों के अलावा, क्योंकि ये अंदर एक तहखाना नहीं था, यहाँ पर दूसरे भी थे। जैसे इस छोटे से घर के अंदर दुनिया बसी हो। किंग को देखते वहाँ मौजूद औरत और मर्द जो उस रिहाइश बनाकर रह रहे थे लोगों के दिखावे के लिए, एकदम सर झुकाए साइड हुए और उसे अंदर आने की जगह दी। अंदर आकर किंग ने एक रूम का दरवाज़ा खोला और रूम की दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर को हटाए उससे वहां पर मौजूद दीवार पर अपना हाथ रखा। रूम के फर्श तकसीम होकर अंदर सीढ़ियाँ नुमादार हुई। किंग मुस्कुराता नीचे उतरा। उसे देखकर उसके आदमी मोहतब होकर सलाम करने लगे, जिसे वो नज़रअंदाज करता। सरसरी सी नज़र बाकी के तहखानों पे डालते एक के सामने रुक गया। उसे रुकते देखकर उसके आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो ब्लैक किंग ने मुंह पर रुमाल रखते अपना कदम अंदर रखा। मलका। मुख्तलिफ पागल औरतों पर नजर डालते जब उसकी नजर एक पर टिकी तो सरसराती आवाज़ से बोला कि सिमी की रूह फना हो गई। वो जो हुरलैन के सिगरेट से जलाने पर पीठ पर रोती उंगलियां फेर रही थी, जानी पहचानी आवाज़ पर साकित रह गई। मेरी तरफ देखो मलका, देखो कौन आया है, तुम्हारा किंग। वो हंसा बोला और थर थर कांपती सिमी ने बेहोश हुरलैन को देखा, जिस पर कुछ देर पहले ही वो हैवान अपनी कई सिगरेट से उसका जिस्म जला चुका था। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरी शहजादी है। उससे रोते हुए हुरलैन को खुद में भींच लिया, क्योंकि उस पागल को हथरी की बू आ गई थी कि उसकी शहजादी छीनने वाला है ये हैवान। भूल गई मुझे मलका। किंग आगे बढ़ाया और सिमी बेहोश हुरलैन को खुद में छुपाए पीछे खिसकी। मैं नहीं दूंगी, ये मेरी शहजादी की है। वो रोती हुई हूर को खुद में भींचने लगी। हमेशा की तरह समझदार, पागल होकर भी मुझे मेरे इरादों को पहचानना नहीं भूली। इसे कहते हैं मलका, जो अपनी किंग की सोच से वाकिफ है। कहकर लगाते उससे फटे कपड़ों में मलबूस हुरलैन को देखा, जिसके बिखरे उलझले बाल घोंसले की तरह बन गए थे। किंग आगे बढ़ा और रोती हुई सिमी के सामने बैठा। उसे देखकर बाकी सारी औरतें कोने में दबकर छुप गई थीं। इसे माफ कर दो किंग, वो हाथ जोड़ने लगी। चटाख जोरदार थप्पड़ किंग ने उसकी चिपकी गाल पर मारा तो वो पीछे जा गिरी। उससे गुस्से से हुरलैन का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर साकित दिखता रहा। मेथी जैसी रंगत पर जगह जगह मिट्टी के दाग, भीगी पलकें, छोटी सी सुर्ख नाक, सूखे लब, फूले रुखसार। मतलब इतनी अजियत के बाद भी उसका इतना हुस्न बरकरार था तो पहले वो कैसी थी कि सामान उसके लिए जान देने के लिए तैयार था। ब्लाइंड ब्यूटी। उससे अपने स्याह सख्त उंगलियां उसके चेहरे पर घुमाई। हाथ मत लगाओ, ये मेरे साहिर की है। वो चीखती बिफर गई और किंग पर झपटने लगी कि किंग ने उसे बालों से पकड़। मर गया तुम्हारा साहिर, समझ नहीं आता, कितनी बार कहा है वो नहीं आएगा। मार दिया है मैंने साहिर को। सिमी रोती हुई उस हैवान को देखने लगी और अपने भाई मारने वाले लफ्ज पे थूक ब्लैक किंग के मुंह पर मारी। वो नहीं मरेगा ऐसे, उसे अपनी शहजादी को लेकर जाना ही होगा। उससे चीखते नाखून किंग के मुंह पर मारे कि किंग ने उसके दोनों हाथ पकड़कर एक झटका दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे तहखाने में गूंजी। अम्मा, साहिर! अपने दोनों टूटे हाथ पकड़कर वो धाड़े मारने लगी। गहर बरसाती नजरों से उसे देखते किंग ने अपने मुंह से उसकी थूक साफ की और उठकर हुरुलैन को बाहों में उठाया। नहीं, इसे छोड़ दो, मेरी शहजादी को छोड़ दो, तुम्हें उस जात का वास्ता। वो अपने टूटे हाथों का दर्द भुलाए खिसकती उसके पीछे आई, पर उसे चीखता रोता छोड़कर दरवाजा उसके मुंह पर बंद करते वो चला गया। साहिर! दर्द से तड़पते ऐसी चीख मारी कि पूरा तहखाना गूंज उठा और आगे में आंखें मूंदी नीचे गिर पड़ी, दर्द की ताब न लाते। मैंने कहा था इसे मार देते हैं। चली गई, वो चली गई, फिर आएगी, फिर आई, यही आएगी। वो औरत किंग के जाने के बाद बेहोश सिम्मी के पास आई, जो आज 4 साल बाद छुपा छुपा कर बैठी अपनी शहजादी को खो बैठी थी। नहीं बचा सकी उसे,
अलबत्ता अपने हाथ ज़रूर तड़वा चुकी थी। महल में दाखिल होते उसने एक रूम की राह ली जहाँ पहले ही डॉक्टर्स मौजूद थी। अंदर आकर उसने होरूलैन को सामने बड़े से किंग साइज बेड पर सुर्ख मखमल के बिस्तर पर लिटाया तो उसकी इजाज़त मिलते ही लेडी डॉक्टर्स उसकी तरफ बढ़ी। परसों रात को जश्न है और मुझे ये उससे पहले ठीक ठाक चाहिए ताकि मैं मलका के बाद सबसे अपनी नई रखेल को इंट्रोड्यूस करवाऊं। उसके हुक्म पर डॉक्टर्स ने जल्दी से सर हिलाया तो वो वहाँ से निकलता चला गया। ओह माय गॉड! होरूलैन के जब जिस्म का जायजा लिया तो उन लेडी डॉक्टर्स के मुंह से बेसाख्ता निकला जहाँ हंटर और काटने के साथ ताज़ा ताज़ा सिगरेट से जलाने के निशान थे जगह जगह। और वो खूबसूरत मासूम लड़की गहरी नींद में पुरसुकून सो रही थी। मैं जाऊंगी जश्न में, बबल चबाती मुस्कान अपने भाई से बोली। किचन में खाना बनाते साहिर ने गुस्से से देखा। तुम पागल हो गई हो, हमारा क्या काम? हाँ, आरिफ ने उसकी भेजा जिद पर दांत पीसे। मुझे किंकी खेल को देखना है, वो उसके गुस्से का जरा भी असर लिए बगैर बोली क्योंकि अब वो पहले जैसी मुस्कान नहीं रही थी। दिमाग खराब मत करो, जाओ टेबल पर खाना लगाओ। उसने टीवी के सामने से उसे हटाते कहा तो मुस्कान कंधे उचका गई। जाना तो था ही उसे। वो बगैर साहिर की आंखों में गुस्से की परवाह किए अपना काम कर रही थी। इतने साल तीनों साथ रहे थे पर साहिर और उसके बीच एक सर जंग जारी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। साहिर उसके जिद्दी होने की वजह से तो मुस्कान उसे अपने भाई के हाथों में पिस्तौल थमाने से जो अब खुद भी चलाती थी अपने भाई की जिद में। उसे होश आया तो मुख्तलिफ आवाज़ें अपने आसपास सुनती। खुद को उस कभी ठंडे कभी गर्म फर्श की बजाय नर्म गुदास बिस्तर पे पाकर वो घबरा गई। पर कुछ ही देर में वो जो ख्वाब समझ रही थी उसके तासुरात देखते उससे बताया गया कि वो कल के जश्न के लिए तैयार होने वाली है और खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर ले। और अभी वो ब्लैक किंग के महल में है। नूरलैन नहीं जानती थी ये ब्लैक किंग कौन है, क्या चाहता है उससे, कौन से जश्न के बाबत उसे समझाया जा रहा था। पर अभी खुद को सिम्मी से लग पाकर वो रोती चीखने लगी कि अचानक उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया गया और वो वापस कश की हालत में चली गई बगैर अपने मरे हुए जिस्म से इल्तिजा किए। क्या हुआ? होश आया इसे? ब्लैक किंग अंदर दाखिल होते बोला। यस, होश तो आ गया है पर होश में आते किसी सिम्मी के लिए चीख रही है। डॉक्टर हुलोलैन के ऊपर कंबल डालते मोतिफ सी कुंग से बोली। तो तुम तीनों किस लिए हो? समझाओ, बहलाओ इसे। मुझे कल रात कोई मसला दरपेश नहीं आना चाहिए वरना तुम तीनों को इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। गुस्से से बोलता हुआ एक नज़र हुलोलैन के खूबसूरत चेहरे पर डालकर वहां से निकलता चला गया तो डॉक्टर से अपना रुका सांस बहाल किया। कैसे समझाएं, अगर अकेली बनाना था तो इतनी अजीतें देने की क्या जरूरत थी। और अब तो इस कमसू लड़की के दिमाग की क्या हालत होगी। वाई डोंट ही अंडरस्टैंड। डॉक्टर सर थाम कर बैठ गई। डोंट वरी, हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, इससे बहलाते हैं। एक डॉक्टर 20 साल होरुलैन की मासूम सूरत को देखती बोली तो दूसरी नासमझी से देखने लगी। कैसे बहलाएंगे, ये सिम्मी वही है ना जिसका हमने इलाज किया है कई बार। एक डॉक्टर ने चलती उसके पास बैठी। तो क्यों ना कहें इससे कि जश्न में जाकर किसी से छुप कर मदद मांगे सिम्मी को तहखाने से निकालने के लिए। बूढ़ी डॉक्टरनी ने भराई आवाज में कहा। आर यू क्रेजी, तुम्हें पता है उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। दूसरी डॉक्टर तकरीबन जी ही। तीसरी ने भी हैरत से पहली वाली डॉक्टरनी को देखा। यस, आई एम क्रेजी, मुझे वो मासूम नहीं भूलती। आज भी जब आंखें मूंदती हूँ तो उसका रोता तड़पता चेहरा सामने आ जाता है। पता नहीं किस हाल में होगी, कितने साल गुजर गए उसे देखे हुए। कितनी मिन्नतें करती थी, अपनी ज्वेलरी उतार कर देती थी कि उसके भाई को बुला कर लाएं। वो डॉक्टर कहती फूट फूट कर रो पड़ी तो दूसरी ने घबरा कर दरवाज़ा बंद किया। मुझे भी। वो अमेरिकन डॉक्टर्स थी जो ब्लैक किंग की लड़कियों का इलाज करती थी। सिम्मी से पहले भी और सिम्मी का भी उन्होंने इलाज किया पर आखिर में उसका दिमागी तवाज़ुन खो देना उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। और उन दोनों को नहीं मालूम था कि उससे खुद अपने हाथों से उस मासूम सिम्मी को गलत इंजेक्शन लगाकर पागल बनाया था सिर्फ ब्लैक किंग की दरिंदगी से बचाने के लिए। और वो कामयाब भी हुई थी। ओके, ट्राई करते हैं, बाकी रही जिंदगी तो जिएगी वरना ऊपर मिलेंगे। उनमें से एक रसमंद हो गई तो तीसरी भी दोनों को देखकर ना चाहते हुए राजी हुई। बीस्ट, बीस्ट कैसा रहेगा? सुना है उसने ब्लैक किंग के आदमी को मारा है और एक लड़के को भी बचाया है। कुछ देर खामोशी के बाद वो औरत बोली तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुना तो हमने भी है पर वो बीस्ट है, काफी रिस्क हो सकता है, कहीं इस मासूम पर आंच ना आए हमारी बेवकूफ़ी की। एक डर गई। नहीं आएगी, जरूर बचाएगी ये सिम्मी को।
आई एम 100% श्योर। उसके इत्मीनान पर वो कुछ डरते डरते साहिल आने लगी और फिर हुरूलैन के उठने का इंतजार करने लगी। हम तैयार हैं आलम। साहिल के कान में लगे आले से शेर की आवाज़ गूंजी। जशन अपने अरूज पर था। उसकी नसें और उसकी पूरी सुर्ख आंखें वहाँ एंटर होते हर एक पर जमी थी, जैसे चेहरे अपनी सीरिक निगाहों में हिफ्स कर रहा हो। अलिफ, फाहद। उसका मतलब तहखाने पर मौजूद फहद और अपनी टीम के साथ बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली खुफिया जगह पर मौजूद अलिफ का था। ना वो सीक्रेट एजेंट था, ना इंटेलिजेंस से, ना ही मेजर, कर्नल, कैप्टन या पुलिस का आदमी था। वो बीस्ट था, पाकिस्तान का बीस्ट, जिसके वजूद में आते ब्लैक किंग को खुशफहमी हो गई कि उसका बीस्ट वजूद में आया है। पर वो बेवकूफ़ भूल गया कि वो उसका बनाया नहीं, अल्लाह का बनाया गया बंदा है, अपने वतन का, अपनी कौम का बेटा। जिस तरह वो बच्चों पर सुन कर रहे थे, उन्हें क्या लगा शायद वो सब कुछ भूल गया होगा और अब उनके इशारों पर चलेगा। बेवकूफ़ थे जो उसे नहीं जान सके और उनके ही नाक के नीचे खेलता रहा वो, और वो अंधे होकर उस पर एतबार के दावे भरते रहे। अपना नाम, खौफ व दहशत फैलाना उनका प्लान नहीं था, ये उसका प्लान था, ताकि मज़ीद छुपे अपने वतन के दुश्मन उससे हाथ मिलाने के लिए सामने आए। उस अकेले का इरादा था पाकिस्तान के दुश्मनों को धूल चटाने का। पर जब वो कराची में था, तब उससे पूरी तरह से आर्मी के लोगों ने घेर लिया और उससे लेकर एक तहखाने में खुफिया जगह पर आए और वहाँ उससे उसकी बताई गई ज़िंदगी और उस पर किए गए तशद्दुद के बाबत पूछा गया। वो खामोशी से कर्नल वजाहत को बताता गया। तब उससे उनका साथ मिला और खामोशी से वापस ब्लैक किंग के माहिल आ गया। उसे समझाया गया था कि वो एक बीस्ट है और बीस्ट ही रहेगा, पर पाकिस्तान की मासूम कौम के लिए नहीं, उसकी तरफ नापाक नसें उठाने वालों के लिए। उससे कितने ही ट्रक पकड़वाए थे, कितने ही आदमी बम ब्लास्ट से एक्सीडेंट में मरवाए, पर ब्लैक किंग को इस कदर अपना बनाए के बीस पर कंधा एतमाद था कि उससे उसी तरफ देखा ना तो दूर सोचना भी बेवकूफ़ी समझा। मेरे इशारे का इंतज़ार करना। वो झुककर सरगोशी में बोला। सिर्फ उसके कंधों पर बैठे मलाइक ही सुन सके और शेर। अचानक ही उसकी निगाहें वहां से दाखिल होती मुस्कान पर पड़ी। उसकी रगों में खून लावा बनकर खोल उठा। ये अंदर कैसे आई? गुस्सा दबाने की नामुमकिन कोशिश करते ब्लैक पेंट वाइट शर्ट, गले में स्कार्फ डाले मुस्कान पर पड़ी। कौन? शेर समझा नहीं और उसने अपने साथ खड़े ऑफिसर्स को देखा। यहाँ तो सब मौजूद थे, हत्ता कि आरिफ भी। आरिफ की बेवकूफ़ बहन। चलता एक चेयर की सीट कर बैठा। मेहमानों की आमदोरफ्त तभी जारी थी और आलम चाहता था सब जमा हो फिर उन पर अटैक किया जाए। पूरा महल रंग बेरंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। ओह, शेर ने अफसोस और गुस्से से आरिफ को देखा। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो आरिफ के सामने आया तो उससे समझते हुए गुस्से से दांत पीसे। मैं देखता हूँ। वो अपनी बहन के लिए डर और खौफ से अंदर जाने के लिए उठा। नहीं। आलम ने गुस्से से कहा तो शेर ने आरिफ को अंदर जाने से रोक लिया। ब्लैक किंग के आने पर मैं तुम लोगों को इशारा दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता महल के चारों तरफ सफाया कर लेना और फिर माफिया किंग के आते ही अटैक कर लेना। वो उन्हें हिदायत देते खामोश हो गया और कुछ ही देर में गैर जमान के साथ उससे भी मुख्तलिफ तंजीम के सरबराह मिलने लगे और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखकर सराह रहे थे ब्लैक किंग के दिमाग को। साहिर खामोश चेहरे पर सर तासुरात लिए खड़ा था। अचानक ही अंधेरा छा गया। सारे महल की तमाम लाइट्स ऑफ हो गईं और फिर एक स्पॉट लाइट सीढ़ियों से उतरते कदमों पर पड़ी। रेडी? उसकी नसें जरा से उठी और टांगों पर आईं। उसका डीप रेड फ्रॉक पीछे सीढ़ियों से मुलाजमीन उठाकर ला रही थी और उसके सिर्फ नाजुक सफ़ेद पाँव नजर आ रहे थे। यस। शेर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गेम स्टार्ट। वो अपने मखसूस लहजे में बोला तो शेर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाकियों को इशारा दिया, अलीफ और फहद की टीम को भी। साहिर की सीधी नसें ऊपर उठी लाइट के साथ और एक मासूम चेहरे पर साकित रह गई। वो उससे चाहता नहीं था। क्या उस आइसक्रीम पार्लर के बाद, वहाँ से निकलने के बाद वो उसे भूल पाया था? उसके अंदर से कोई जवाब नहीं आया और उस ब्लाइंड लड़की को देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता किंग के साथ कदम उठाती किसी शहजादी की तरह उतर रही थी। ये यहाँ कैसे आई? साहिल बड़बड़ाया और उसके कदम नीचे रखने पर जहाँ बाकियों का सकता टूटा, वहीं उससे मुठ्ठियां भींची। ना उसका दिल धड़क रहा था, ना दिमाग बातें कर रहा था, पर उसकी आंखें उसे यहाँ हरगिज नहीं देखना चाहती थी। किंग की मुस्कुराती नसें साहिर पर आईं, अपने पीस पर और साकित खड़े सामान पर। वाह, व्हाट अ ब्यूटी!
मुस्कान के मुंह से बेसाख्ता निकला। साई ने घूर कर उसे देखा। वो हड़बड़ाकर एक आदमी के पीछे छुप गई। कम हेयर माई बीस्ट। किंग ने साई को अपने पास बुलाया तो सफ़ेद लाइट उस पर गई। उसके साथ ही हुरलैन ने आहट पर अपनी समाधि बिछाई। साई ने आंखों से मुस्कान को वार्न किया कि यहाँ से हिली या किसी से बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। वो गहरा सांस भरता अपने मजबूत कदम उठाता किंग के मुकाबले आया, जिसका एक बाजू हुरलैन की नाजुक कमर को जकड़े हुए था। साई ने वहां से नसें हटाकर उसकी वीरान हाली आंखों में देखा, जहां जिंदगी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वहां मौजूद बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की तंजीम के सरबराहों की हवस वाली नसें हुरलैन के सफ़ेद मेढे जैसे स्किन वाली नाजुक कमर पर थीं, जिस पर किंग की काली उंगलियां साफ दिख रही थीं, जैसे त्यों ने परी को जकड़ा हुआ हो और वो पर भी न मार सके। इससे मिलो, ये है माई स्टोन मैन, द बीस्ट, जो एक आदमी होकर हजारों पर भारी है, जिसकी ताकत हजारों मर्दों के बराबर है। मैंने एक 16 साल के लड़के से स्टोन मैन बनाया है। इसे बीस्ट को वजूद में लाया है। इसमें किसी हैवान का डीएनए नहीं है। ये मेरा बनाया गया बीस्ट है, जो लफ्ज़ रहम से नावाकिफ है, जिसकी जिंदगी का मकसद किंग की रुकावट को मसलना है। ब्लैक किंग साइड को वहां दहशतगर्दों के सामने करते फखरिया बोल रहा था, और सब उसके लफ्ज़ों के साथ खतरनाक से खतरनाक तंजीम के सरबराहों की आंखों में जेलिस सताइश देखकर उसका गेंडे जैसा वजूद और फैल गया। इसकी कीमत लगाओगे ब्लैक किंग? एक आदमी लड़की की कमर में बांसुर डाले साइड को आगे पीछे से हैरत भरी नसों से देखता बोला, जैसे वो कोई दूसरी मखलूक हो। और हलीम की आंखें कैमरे का काम सर अंजाम देती, हर चेहरा कैद कर रही थी। बराक डेविल, तुम्हारे बस का नहीं। भड़कती आग है, जलाकर भस्म कर देगी। बिल्कुल जज्बात से पाक है। किंग कहकर लगाता बोला और हुरलैन खामोशी से सुनती गई। पीस के बाबत, अगर इंसान नहीं तो वो मेरी सिम्मी को कैसे बचाएगा? आंसू फिसल कर गालों पर गिरा, पर उन हैवानों में से किसी को कोई फर्क न पड़ा। आई लाइक स्टोन मैन। बराक डेविल के साथ खड़ी प्लेटफॉर्म गर्ल साइड के सीने पर शर्ट के ऊपर हाथ फेरती बोली। शेर ने अपना उमटने वाला कहका बामुश्किल हलक में दबाया। बट आई एम बीस्ट। हकीकत का चेहरा दिखाते साई ने उसे देखा तो हड़बड़ाकर आहिस्ता से हाथ हटा गई। बीस्ट क्यों, स्टोन क्यों नहीं? बराक डेविल ने दिलचस्पी से पूछा तो दूसरे भी उसे देखने लगे। पत्थर टूटने के लिए जन्म लेता है, बीस्ट गद्दारों को कुचलने के लिए। उसकी छोटी आंखों में अपनी सुर्ख सबकी लहू रंग आंखें डालते वो बोला, तो बराक डेविल अपनी आंखें झपकने लगा, उसकी आंखों में आग की तपश से। फुर्सत में मुलाकात करेंगे। वो किंग से हाथ मिलाते एक नज़र बीस पर डालकर बाकियों की तरफ चला गया। मासूम कौम को नोचकर डेविल बनने वाले, कभी हम जैसी कौम से टकराव हो तो अकल टिकाने आए। वो तमस्सुर से मुस्कुराता उसकी पुष्प को देखते, जो सिर्फ उसकी वतन की मोहब्बत से चूर आंखों में एक पल को देख न सका। पाकिस्तान के 20 को क्या पालेगा? वाह, दिल खुश कर दिया। किंग हंसते हुए बोला, तो साइड ने सर झटका। उसकी नसें भटक भटक कर मुस्कान पर जा रही थी, जो अजीबोगरीब लोगों को देखती आंखें फैलाए बैठी थी। उसका दिल किया इस तरह मासूम में दिखाने से उसकी आंखें नोच ले। वो नहीं जानती थी कितनों की नज़र में आ चुकी है। उन हैवानों को मासूमियत ही खींचती, जिसकी मिसाल उसके साथ खड़ी लड़की दे रही थी। ये जश्न एक खुफिया था, जो सिर्फ किंग के आदमियों के अलावा कोई नहीं जानता था, और उस खुफिया जश्न में उसका यूं आ जाना मौत से भी बदतर सुलूक करवा सकता था, जो ये जिद्दी औरत नहीं जानती थी। इसे संभालो बीस्ट। किंग की नसें जब टेबल पर कोने टिकाए बैठी मुस्कान के तीखे नकोश के साथ आंखों में फैली मासूमियत पर पड़ी, तो वो हुरलैन को पीस के हवाले करता वहां से जाने लगा। किंग की इतनी जल्दी उसकी तरफ धकेलने पर वो भी कुछ करता कि हुरलैन किसी मुर्दा वजूद की तरह लुढ़क कर उसके सीने से लगी। यहाँ तक कि खुद को संभालने के लिए हुरलैन का कामता हाथ से रखता उसके सीने तक आया और आंसू लुढ़क कर उसकी शर्ट में जज्ब हुए। मैं सोचती थी जिंदगी हसीन है, हम सोचते हैं मौत दर्दनाक है, पर अब मालूम हुआ जिंदगी दर्दनाक और मौत हसीन है। उसके लब साइड के सीने पर हिल रहे थे सरगोशी में। वो सांसें रोके सुन रहा था उसकी सरगोशियाँ, इतनी म्यूजिक में भी। तुम्हें गद्दारों को मारने का इतना शौक है तो मुझे मार दो। मैं उस रब से रोक कर दुआ मांगती हूँ कि किंग को इतनी बदतरीन सजा दे जितनी मासूमियत उससे नोची है, उन सबकी बद्दुआएं मिलकर उसे ऐसी सजा मिले कि वो दूसरी सिम्मी को नोचने से पहले हजारों मर्तबा सोचे। मुझे नहीं मालूम मेरा तुम क्या हशर करोगे इस गद्दारी पर,
वो रोती हुई नीचे बैठी बगैर महफिल का ख्याल किए और साई के फूट पर हाथ रखते फूट फूट कर रोते बोली, सिम्मी को बचा लो, वो तहखाने में है, उसे बचा लो बीस्ट, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, मेरी सिम्मी को बचा लो। वो रोती हुई बोल रही थी और उसके मुंह से इंजेक्शन अपना काम आहिस्ता आहिस्ता दिखाते सफ़ेद झाग निकालने लगा और दिमाग की रगें सुन पड़ने लगी। जब उसे बचा लो तो कहना तुम्हारा शहजादा खो गया शायद, और अब शहजादी ने आस छोड़ दी, उसे अब नहीं चाहिए शहजादा। मेरी सिम्मी? साई नीचे पड़ी हुरूलैन पर नसें डालता पीछे कदम उठाते बड़बड़ाया। कौन सिम्मी? शेर की आवाज़ कान में गूंजी। साहिब मुफ्तमाग से महल से भागा। ब्लाइंड ब्यूटी? मुस्कान के भागने पर जब किंग वापस आया तो वहाँ बीस को ना पाकर नीचे पड़ी हुरूलैन को देखता उसे बाहों में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हुरूलैन बोझल आंखों से बीस की मुकम्मल खामोशी खुद को मौत की तरफ बढ़ते देखकर मुस्कुरा दी और हाथ की पुछ से मुंह से झाग साफ की। उससे खुद हाथ जोड़कर डॉक्टर्स को कहा था कि उसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि वो सिम्मी को बचाने का कहकर आंखें मूंद जाए। और अब बचा ही क्या था जीने के लिए। ना माँ थी, ना बाप, न इज्जत थी, न रूह, न ख्वाहिश थी, न आरज़ू, न तमन्ना। फिर जी के क्या करे जब जिंदगी ने चंद हसीन पल पहले ही दिखा दिए थे। अब तो दर्द बाकी थे जो सहने थे, और वो अंधी लड़की उनकी क्या दाब लाती जिसकी सांसें समाते आहट को मौत का फरिश्ता तस्वुर करती थी। किंग ने आहिस्ता से उसे बेड पर डाला और उसके चेहरे को देखा। उसने अभी सिर्फ अपने आदमियों के अलावा किसी से उसका तारुफ नहीं करवाया था कि वो उसकी रखेल है, और अब जब वो उसकी दस्तरस में थी तो माफिया किंग के आने से पहले वो उसकी खूबसूरती को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। उसने जैसे अपने पंजे उसके जिस्म पर गाड़े, ओरुलैन की दिल दिला देने वाली चीखें गूंजी और वो कहका लगाता उससे गर्दन पर झुका। तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी, किंग की हो सिर्फ मेरी रखेल। उसके जिस्म पर अपने नाखून काटते वो बोला और मुसलसल मुंह से झाग निकालते तड़पने लगी। तो क्या मौत भी उसे दर्द देगी? अभी वो उसके ऊपर झुका, उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था कि ठाठा की आवाज़ें और चीखें उसे खींचकर होश की दुनिया में लाई। वो पल खा कर उठा और हुरूलैन के सफ़ेद चेहरे और गर्दन पर बहती नाक मुंह से सफ़ेद झाग को देखकर वो हैरान हुआ।